नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन। सम्मेलन में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर होंगे शामिल। ब्रिटेन हिंसा पर भारतीय उच्चायोग का कड़ा रुख, भारत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। आज से भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की होगी शुरुआत। मोहाली में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव भारतीय टीम में शामिल। और महाकाल कॉरिडोर बनकर हुआ तैयार, 750 करोड़ रुपए की आई लागत। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कॉरिडोर का लोकार्पण। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और जल जमाव जैसे विषयों पर चिंतन किया जाएगा। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत सिंगापुर संयुक्त मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के नतीजों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग, सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थीं। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष तौर पर डिजिटल संपर्क, वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे उभर रहे क्षेत्रों सहित विस्तृत विषयों पर हुई चर्चा से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पूरी प्रक्रिया की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि ISMR जैसी पहल दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने में सहायक साबित होगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, जो पुलिस को दोषियों और अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। आपराधिक मामलों में जांच के लिए दोषियों और बंदियों के भौतिक और जैविक नमूने प्राप्त करने के लिए पुलिस को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के अलावा कानून किसी मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच में सहायता के लिए किसी व्यक्ति की मैपिंग या तस्वीरें लेने का आदेश देने का भी अधिकार देता है। भारत ने पूर्वी इंग्लैंड के लेस्टर शहर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा और हिंदू परिसर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन की सरकार के सामने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है और ब्रिटेन के अधिकारियों से प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षा का आह्वान किया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने कहा है कि पूर्वी लेस्टर क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उसका अभियान जारी है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा मंत्री ने अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी के साथ मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और विस्तारित करने के लिए कई पहलों पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से हमारे संबंधों में नई गति आएगी और तालमेल बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत और मिस्र को विशेषज्ञता और तकनीकों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने काहिरा में अननोन सोल्जर मेमोरियल टोम पर श्रद्धांजलि भी दी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें की, जिसकी शुरुआत भारत CELAC बैठक से हुई। इसमें कोविड महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार पर चर्चा की गई। साथ ही व्यापार और वाणिज्य, कृषि, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, टीका उत्पादन और वीजा जारी करने की व्यवस्था को सुगम बनाने और लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई गई। भारत CELAC की बैठक अर्जेंटीना की अस्थायी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में आपसी हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई और सभी पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुधार और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए। इस दौरान विदेश मंत्री ने डिजिटल साक्षरता के महत्व और डिजिटल स्तर पर अंतर को कम करने पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल बदलाव की अगुवाई करने वाली कंपनियां एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगी और एक दूसरे से सीख सकेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रियाद यात्रा के दौरान भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पीयूष गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान व्यापार और वाणिज्य का दायरा बढ़ाने, व्यापार बाधाओं को दूर करने, सऊदी अरब में भारतीय औषधि उत्पादों के स्वतः पंजीकरण और विपणन मंजूरी, रुपए रियाल व्यापार को संस्थागत बनाने की व्यवहार्यता, सऊदी अरब में UPI और रुपे कार्ड की शुरुआत जैसे विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले संयुक्त मंत्रिस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान भविष्य में कार्बन उत्सर्जन कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने की संभावना है। इस बैठक में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और उसे लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 30 से अधिक देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनोवेटर, युवा पेशेवर, नागरिक समाज और मंत्रियों के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया भर के हजारों नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। सोनिया गांधी ने थरूर की इस इच्छा का स्वागत करते हुए कहा है कि इस चुनाव में कई उम्मीदवारों का खड़ा होना पार्टी के लिए बेहतर है और इस मामले में उनकी भूमिका तटस्थ रहेगी। मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने इस धारणा को भी खारिज किया कि इस चुनाव में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक उम्मीदवार होगा। उधर थरूर की सोनिया से मुलाकात की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और यही पार्टी नेतृत्व का सतत रुख रहा है और चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने समर्थकों के साथ सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी नवगठित पार्टी PLC का बीजेपी में विलय भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरेन रिजिजू, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी मुख्यालय में केंद्र के सत्ताधारी दल का दामन थाम लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद पिछले साल कांग्रेस छोड़ दी थी और PLC का गठन किया था। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके सिंह पूर्ववर्ती पटियाला शाही परिवार के वंशज हैं। Today, grateful to the Prime Minister who I met a few days ago and the Home Minister who I met a few days ago and met him a few minutes ago also, that and the party president Nadda Saab and all senior colleagues here who are sitting, the ministers who have found the time and the ability and the interest in seeing us join as a party. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 40 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में एक फार्म हाउस, कई फ्लैट और कोलकाता में 40 करोड़ 33 लाख रुपए की जमीन समेत 40 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा 35 बैंक खातों में जमा
7.89 करोड़ रुपए की धनराशि भी कुर्क की गई है। स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी के 58वें दिन आरोप पत्र दायर किया गया। ईडी ने 23 जुलाई को चटर्जी और मुखर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित धन के लेन देन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की अधिकता के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की वाम मोर्चा सरकार पर राजभवन समेत असहमति जताने वाले लोगों की आवाज को चुप कराने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के आरोपों को खारिज किया है। केरल के राज्यपाल ने 2019 में कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें परेशान किए जाने का आरोप लगाया और इससे जुड़ी वीडियो क्लिप मीडिया से साझा की। उन्होंने केरल के राजस्व के मुख्य रूप से लॉटरी और शराब की बिक्री पर आधारित होने समेत कई मामलों को लेकर सत्तारूढ़ एलडीएफ पर निशाना साधा। आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के भेजे गए पत्र और अपने जवाब भी मीडिया में जारी किए। Of the use of force to silence dissent, difference of opinion, and to liquidate those whom they consider their class enemies. Who are the class enemies? Class enemies are those who have a politically different viewpoint. फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार। अब बने रहिए टॉप न्यूज के साथ। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिनमें 2 को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह 10:15 बजे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति शाम 5 बजे राजस्थान विधानसभा में अभिनंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नड्डा का राज्य का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा के बीच प्रस्तावित सीमा वार्ता स्थगित हो गई है। लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों नेता अब बुधवार को बातचीत करेंगे। यस बैंक धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सोमवार को यस बैंक के को फाउंडर और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर राणा कपूर और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ 466.51 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में चार्जशीट दाखिल की है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने और आंधी के कारण 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। श्रीनगर के सोनावर इलाके में पहला मल्टीप्लेक्स खुलने के साथ कश्मीर में बड़े पर्दे पर फिल्मों का 3 दशक का इंतजार खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज इसका उद्घाटन करेंगे। आमिर खान अभिनीत लाल सिंह चड्ढा की विशेष स्क्रीनिंग के साथ ही आज आम लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स को खोल दिया जाएगा। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। 30 वर्षीय नाइजीरियाई महिला टेस्ट के बाद मंकी पॉक्स के लिए पॉजिटिव पाई गई हैं।
इसी के साथ दिल्ली में मंकी पॉक्स का ये 9वां और देश का 14वां मामला बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलापुझा के पुनमद्दा झील में स्नेक बोट रेस प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक बार में मिलने वाले नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए की मांग की है, जिससे चुनावी चंदे को काले धन से मुक्त किया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व कानून में कुछ संशोधन की अनुशंसा की है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। मेक्सिको के मध्य प्रशांत तट पर सोमवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1:05 पर यह भूकंप आया। हालांकि अभी इससे किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अक्विला से 37 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोलिमा और मिचोआकन राज्यों की सीमा के पास 15.1 किलोमीटर की गहराई में था। शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई गई थी। आपको बता दें कि मेक्सिको में 1985 और 2017 में भी इसी दिन यानी कि 19 सितंबर को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। रूसी सेना को पीछे कर यूक्रेनी बल ने अब ओस्किल नदी को पार कर लिया है। वो पूर्वी दोनबास में रूस के कब्जे वाले बलों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संकल्प लिया कि अपने खोए क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उधर एक रूसी रॉकेट सोमवार तड़के यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गिरा। इससे औद्योगिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। इस महीने की शुरुआत में उत्तर पूर्व में यूक्रेनी सेना द्वारा रूसी सैनिकों को खदेड़ने के बाद से उसकी रफ्तार में बड़े बदलाव आए हैं और ओस्किल नदी को पार करना एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि नदी दक्षिण में सिवर्की दोनेस्क में रूस के आक्रमण का मुख्य केंद्र रही है। फ्रांस ने ईरान से परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए ईरान से आखिरी प्रस्ताव लेने का आग्रह किया है। फ्रांस ने इसे ईरान के लिए आखिरी अवसर बताया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक डील पर दस्तखत होने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर हजारों बैरल तेल विश्व बाजार में पहुंचा जा सकेगा। उत्तर मध्य म्यांमार में तबाइन नगर के लैट येट कोन गांव के स्कूल पर सरकारी हेलीकॉप्टरों से किए गए हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 7 बच्चे शामिल हैं। एक स्कूल प्रशासक और सहायकता कर्मी ने इसकी पुष्टि की है। म्यांमार में सेना लोकतंत्र समर्थकों का लगातार दमन कर रही है, लेकिन एक ही स्थान पर इतने बच्चों की हत्या की शायद ये पहली घटना है। उधर सेना का कहना है कि विद्रोही इस इमारत का इस्तेमाल कर सुरक्षा कर्मियों पर हमले कर रहे थे, इसलिए उसने फायरिंग की। स्विट्जरलैंड ने 6 बिलियन फ्रैंक यानी कि करीब 6.2 बिलियन डॉलर से अधिक की लागत से 36 यूएस F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने के लिए एक विवादास्पद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय आयुध निदेशक मार्टिन सोंडेरेगर और स्विस F-35A प्रोग्राम मैनेजर डार्को सेविक ने 19 सितंबर 2022 को बर्न में आर्म स्विस में खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ स्विट्जरलैंड उन यूरोपीय देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया है जिन्होंने बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, ग्रीस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और पोलैंड सहित स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमानों का विकल्प चुना है। अफगानिस्तान ने तालिबान सहयोगी के बदले एक अमेरिकी को रिहा किया है। साल 2020 से अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए एक अमेरिकी को हेरोइन तस्करी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कैद एक तालिबान सहयोगी के बदले में रिहा किया गया है। इस बात की घोषणा अमेरिका और अफगान अधिकारियों ने की। तालिबान सरकार ने मार्क फ्रेरिच को मुक्त कर दिया, जो अफगानिस्तान में निर्माण परियोजनाओं पर एक सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, जब उन्हें 31 महीने पहले हिरासत में लिया गया था। तूफान नन्माडोल के सोमवार को दक्षिण पश्चिमी जापान में दस्तक देने के बाद तेज बारिश और हवाएं चलने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग इस तूफान में घायल बताए गए हैं। तूफान अब टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है।
तूफान नन्माडोल तूफान के क्यूशू इलाके में पहुंचने के बाद कई आवासीय इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गईं और बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ गई। इसके बाद ये तूफान कमजोर होकर एक तूफान में बदल गया। तूफान के दौरान 108 से लेकर 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। एहतियाती तौर पर संवेदनशील मकान खाली करा लिए गए हैं। ईरान में एक 22 वर्षीय महिला आहसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया है। महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक प्रदर्शन में 5 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले अमीनी को हिजाब न पहनने पर नैतिक पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर की गई कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अमीनी को हिजाब न पहनने पर पुलिस ने शारीरिक प्रताड़ना दी थी, जिससे सिर में चोट आने के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि ईरान की पुलिस ने अमीनी को शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोपों से इनकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर आर्थिक जगत की खबरों पर। एसबीआई ने निर्यातकों से कहा है कि वे बांग्लादेश के साथ डॉलर और अन्य बड़ी मुद्राओं में कारोबार करने से बचें। इसकी जगह रुपये और टका में व्यापार करें। बांग्लादेश की 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था ऊर्जा और भोजन की बढ़ती कीमतों से जूझ रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष ने अपने चालू खाते के घाटे को बढ़ा दिया है। घटती विदेशी मुद्रा इसे आईएमएफ जैसे वैश्विक उधारदाताओं की ओर मुड़ने के लिए मजबूर करती है। हाल में उच्च आयात बिल और डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी टका की कमजोरी से वो विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहा है। बेहतर व्यापार संबंध भारत और सऊदी अरब के संबंधों को और अधिक मजबूत कर सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद दौरे पर इस विचार को साझा किया। आर्थिक मोर्चे पर साझेदारी को लेकर भारत और सऊदी अरब के सकारात्मक रुख पर भी उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अब एक नजर शेयर बाजार पर। आज सेंसेक्स 415.68 अंकों की बढ़त के साथ 59,556.91 पर खुला। वहीं निफ्टी 148.15 अंकों की बढ़त के साथ 17,770.40 पर खुला। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके मोहम्मद शमी की जगह भारतीय टीम में उमेश यादव को शामिल किया गया है। इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप भी खेला जाना है, जिसको देखते हुए दोनों टीमों के लिए सीरीज काफी अहम हो जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 750 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कॉरिडोर के बनने के बाद महाकाल मंदिर पहले से अब और ज्यादा भव्य हो गया है। इस प्रोजेक्ट के बाद यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जिससे यहां का पर्यटन भी बढ़ेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी कि 20 सितंबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 20 सितंबर साल 1519 में फर्डिनेंड मैगलन ने स्पेन से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू किया। फर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे, जिन्हें दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले अभियान के मास्टरमाइंड का श्रेय दिया जाता है। मैगलन ने अपनी यात्रा 5 जहाजों और 270 यात्रियों की कमान के साथ की। रास्ते में फर्डिनेंड और उसके साथियों को भूख, तूफान और युद्धों का सामना करना पड़ा। वह फिलीपींस में एक लड़ाई में मारे गए। हालांकि उसके 5 जहाजों में से एक जहाज ने अंत तक पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया और सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल किया।
20 सितंबर साल 1970 में रूस ने पहली बार लूना 16 अंतरिक्षयान को चांद पर भेजा। लूना 16 ने चांद की सतह से कुछ चट्टानें एकत्रित की। ये पहली बार था जब किसी मानव रहित अंतरिक्षयान का इस्तेमाल चांद से चट्टानें लाने के लिए किया गया था। इस मानव रहित यान ने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की मदद से चट्टानों और मिट्टी के सैंपल एकत्रित किए थे। लूना 16 लगभग 100 ग्राम चट्टानें और मिट्टी लेकर 24 सितंबर 1970 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौटा।